इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे कि क्या इंडिया में रिसेशन आने वाला है और क्या उस वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है। और यह भी बात करेंगे कि बीच बीच में इकोनॉमी की ग्रोथ का स्लो होना क्यों लॉन्ग रन में इकोनॉमी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फाइनली क्यों और कैसे सेंट्रल बैंक्स जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएस फेड कई बार खुद ही इकोनॉमी में स्लो डाउन लाने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वरुण मल्होत्रा और जैसे आप में से कई लोग जानते हैं, मैं लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें ट्रेन करता हूं। तो अभी रिसेंटली हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि देयर इज नो चांस दैट इंडिया विल गेट इनटू अ रिसेशन। अब मुझे लगता है कि इतना बोल्ड स्टेटमेंट इतने कॉन्फिडेंस से आप तभी बोल सकते हैं जब आप उस टाइम की जो रूलिंग पार्टी है उसके या तो आप पॉलिटिशियन हो या आपको बहुत क्लियरली पता हो कि रिसेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। क्योंकि ऐसा ही स्टेटमेंट 2008 में जब यूएस हाउसिंग क्राइसिस के वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन आ रहा था, तो उस टाइम के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने भी इंडियन इकोनॉमी के लिए दिया था दैट इंडिया इज नॉट इन अ रिसेशन एंड मीडिया शुड अवॉइड यूजिंग दिस वर्ड फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो इन फाइनेंस मिनिस्टर्स के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की मिस्ट्री समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि रिसेशन किसको बोलते हैं और रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन एक्चुअली होती क्या है। अब ब्रॉडली रिसेशन का क्या मतलब होता है यह तो आप सबको शायद पता ही होगा। जब भी कंट्री की जीडीपी, जिसका मेनली मतलब है कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, जब यह वैल्यू कम हो जाती है तो हम उस पीरियड को जनरली रिसेशन कह देते हैं। यानी हर साल कंट्री में कंपनीज और सिटीजन्स बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। कोई कार बनाता है, कोई घर और कोई कोर्स बनाता है। पर इन चीजों की प्रोडक्शन जब पिछले साल या क्वार्टर के कंपैरिजन में कम होना स्टार्ट हो जाए, चाहे डिमांड ना होने के वजह से प्रोडक्शन कम हो या रॉ मटेरियल ना मिलने के वजह से या फैक्ट्रीज बंद होने के वजह से प्रोडक्शन कम हो, तो हम बोल देते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव हो गई है या जीडीपी श्रिंक हो रही है। और जब ऐसा होता है तो नॉर्मल सी बात है कि कंपनीज और सिटीजन्स कम सेल और प्रॉफिट कमा पाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लोगों की इनकम और कंजम्पशन कम हो जाती है। और ऐसा जब लंबे टाइम के लिए होता है तो हम उस पीरियड को रिसेशन कह देते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि उस टाइम की जो भी अपोजिशन होती है, अगर उनका बस चले तो ऐसा एक दिन भी हो जाए तो उसको वो रिसेशन बोल देते हैं, खत्म, बाय बाय। और जो भी उस टाइम पे गवर्नमेंट में है उनके हिसाब से अगर सालों भी ऐसा चलते रहे तो वो नहीं मानेंगे कि कंट्री में कोई रिसेशन है। वाह मोदी जी वाह। इसीलिए दुनिया में अधिकतर ये अनऑफिशियली मान लिया जाता है, दो ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, कि अगर 2 क्वार्टर्स तक जीडीपी या प्रोडक्शन कम होती रहे तो वो पीरियड एक रिसेशन है। और इंडिया के रिसेशंस के बारे में बात करने से पहले अगर हम यूएसए का डेटा देखें तो 1948 से यूएसए में अब तक 11 रिसेशन आ चुके हैं और ऑन एन एवरेज हर रिसेशन का ड्यूरेशन करीब करीब 11 महीने रहा है। पर रिसेशन जब महीनों के बदले कुछ सालों तक चल जाता है तो हम उस पीरियड को डिप्रेशन भी कह देते हैं। जैसे यूएसए में 1929 ग्रेट डिप्रेशन में इकोनॉमी 4 सालों तक श्रिंक होती रही और पीक से जीडीपी यानी प्रोडक्शन 30% गिर गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% को भी क्रॉस कर गया था। इसके कंपैरिजन में 2001 के .com बबल बर्स्ट में जीडीपी सिर्फ 8 मंथ्स के लिए श्रिंक हुई, प्रोडक्शन सिर्फ 1% तक गिरा और यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 6% तक ही पहुंचा। यही अगर आप 2008 के यूएस हाउसिंग क्राइसिस की बात करें तो वो 18 मंथ्स तक चला, पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स यूएस इकोनॉमी में काफी लंबे चले और वो आप इस अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा से कुछ हद तक समझ सकते हैं। 2007 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिसेशन से पहले 5% के भी नीचे था वो करीब करीब 10% पहुंच गया था और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 5% पे वापस आते आते ईयर 2016 हो गया था। इसीलिए उस रिसेशन को हम द ग्रेट रिसेशन ऑफ 2008 भी बोल देते हैं। और लास्ट में अगर हम
2020 में कोविड से आए रिसेशन को एनालाइज करें तो हमें पता लगेगा कि दिस वाज द शॉर्टेस्ट एवर रिसेशन इन यूएसए, जो सिर्फ 2 महीने चला। एंड इवन दो ये रिसेशन 2 क्वार्टर्स के पीरियड से कम था, यूएसए ने इसे ऑफिशियली रिसेशन की तरह काउंट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि प्रोडक्शन पे इसका काफी सीवियर इंपैक्ट आया था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जो कोविड से पहले 4% से भी नीचे था वो 14% क्रॉस कर गया था। तो ये तो हमने बात करी यूएसए में आए रिसेशंस की और देखा कि 1948 से ऑन एन एवरेज वहां हर 6-7 साल में एक रिसेशन आया है, पर फिर भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं कि इंडिया में रिसेशन आने का कोई चांस ही नहीं है। तो इतने कॉन्फिडेंस से वो ऐसा कैसे बोल पा रही हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 1948 से यूएसए में तो 11 रिसेशन आए, पर इंडिया में सिर्फ 5 ही रिसेशंस आए और उनमें से भी 4 रिसेशंस 1980 से पहले आए। यानी 1981 से लास्ट 42 इयर्स में इंडिया में सिर्फ एक ही रिसेशन आया और वो है 2020 का रिसेशन, जो कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से आया, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, काफी चीजें कंज्यूम नहीं कर पाए और प्रोड्यूस भी नहीं कर पाए। तो जीडीपी का गिरना उस टाइम पे बहुत नेचुरल था। और 42 इयर्स पहले 1980 का रिसेशन भी क्यों आया, उसके रीजंस भी हमें समझना जरूरी है। 1979-80 के रिसेशन के 2 मेजर रीजंस थे। एक, उस साल इंडिया ने फेस किया था एक टेरिबल ड्रॉट, यानी सूखा पड़ गया था, बारिश अच्छी नहीं हुई थी। और दूसरी प्रॉब्लम जो साथ में आ गई थी वो थी ऑयल के प्राइस का क्राइसिस। अब आप बोलेंगे कि बारिश तो अभी भी कुछ साल कम होती है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो गया था? तो उसके भी 2 मेजर रीजंस थे। पहला, 1980 में हमारी इकोनॉमी की डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे बहुत ही ज्यादा थी। इनफैक्ट पूरी जीडीपी में एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री का शेयर 35% था, जो आज 18-19% है। तो अगर एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन आज किसी वजह से 50% गिरती है तो जीडीपी पे 9% का नेगेटिव असर पड़ेगा, जबकि उस टाइम पे पूरी जीडीपी पे 17-18% का नेगेटिव असर पड़ा। दूसरा, रेन वाटर पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी की डिपेंडेंस। उस टाइम पे 70% एग्रीकल्चर लैंड रेन वाटर पे डिपेंडेंट थी, जो आज 51% से नीचे है। इसलिए उस टाइम पे पुअर रेनफॉल से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हिट भी ज्यादा हुई और क्योंकि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा था, इसीलिए सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज्यादा हिट होने से इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में चले जाती थी। ड्रॉट के अलावा ऑयल के प्राइस ने भी गवर्नमेंट का बजट बुरी तरह हिला दिया था। 1973 में ऑयल का प्राइस $2.7 पर बैरल से बढ़ के 1980 में $35 पर बैरल को भी क्रॉस कर गया था। और जब ऑयल जैसी इंपॉर्टेंट चीज का प्राइस अचानक से 12 गुना बढ़ा होगा तो गवर्नमेंट और लोगों के बजट पे क्या असर पड़ा होगा और इकोनॉमी क्यों रिसेशन में चले गई होगी, यह समझना मुश्किल नहीं है। ये 2020 और 1980 के दोनों रिसेशंस की एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए कि ऑफिशियली इंडिया में रिसेशन आना कितना मुश्किल रहा है। तो हर फाइनेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट कि इंडिया में रिसेशन आ ही नहीं सकता पॉलिटिकली बहुत ही अमेजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि एक, इससे पॉलिटिकली बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता है और दूसरा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर को यह भी नहीं बोल सकता कि उन्होंने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि टेक्निकली शायद रिसेशन आएगा ही नहीं और आया तो ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आएगा कि कोई डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर को शायद ब्लेम कर ही नहीं पाएगा। और उसका एक बहुत रीसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2019 में राज्यसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था, ग्रोथ में हैव कम डाउन बट इट इज नॉट अ रिसेशन येट, इट वोंट बी अ रिसेशन एवर। और 2020 में ही कोविड के वजह से रिसेशन आ गया था, पर इसके लिए डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर को ब्लेम नहीं किया जा सकता। वैसे ही कभी रिसेशन अगर एक्सट्रीम सूखा पड़ने के वजह से आया तो वो एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर रिसेशन ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ने के वजह से या वॉर के वजह से आया तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को उसके लिए ब्लेम किया जा सकता है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी में ऐसी क्या अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है कि मैंने इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम के वजह से जो रिसेशंस आ सकते हैं, मैंने उन रिसेशंस को इग्नोर ही कर दिया।
इसके लिए हमें यह स्टडी करना चाहिए कि 1980s और उसके बाद इंडिया में ऐसे क्या चेंजेस आए जिसके वजह से इंडियन इकोनॉमी इतनी रेजिलिएंट हो गई कि इवन दो दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई पर इंडिया में रिसेशन नहीं आया। तो इंडियन इकोनॉमी में ये ट्रिमेंडस चेंज आने के काफी सारे रीजंस हैं। पॉइंट नंबर 1, सालों पहले बहुत हाई टैक्सेशन के वजह से बिजनेस ओनर्स के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करें और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। आपको सुनकर शायद अजीब लगेगा कि हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट सरचार्ज को मिला के 1973-74 में 97.75% तक हो गया था। अगर आपको अपनी 100 रुपीज की कमाई में से 97.75 रुपए गवर्नमेंट को ही देने हो तो आप बिजनेस में रिस्क लेके फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा प्रोड्यूस करने का रिस्क ही नहीं लेंगे। मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि प्राइवेट कंपनीज कुछ प्रोड्यूस ही ना करें, क्योंकि हर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज की मोनोपोली चाहती थी। इवन दो 1974-75 में इस इनकम टैक्स और सरचार्ज के रेट को 77% पे लाया गया था, लेकिन इनकम टैक्स में मेजर रिफॉर्म 1985 में आया, जब टैक्स रेट्स को थोड़ा रैशनलाइज किया गया और हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट को 50% पे लाया गया, जिसके वजह से एंटरप्रेन्योर्स को यह इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हुआ कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी, सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाएं। बट बॉटम लाइन ये है कि इस रिफॉर्म के बाद कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गई। पॉइंट नंबर 2, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए या यूं कहिए कि डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस को हटाने के लिए इंडिया ने एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टेप्स लिए। मिड 1980s तक इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को अगर अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ बाहर से मशीनरी चाहिए होती थी या रॉ मटेरियल चाहिए होता था तो वो लाना भी नियरली इम्पॉसिबल था। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने का राइट सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही था। जैसे इंफोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति सर ने यह स्टेटमेंट दिया था कि ही टुक 3 years and 50 trips to Delhi to buy a computer। मतलब किसी को अगर फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस करने के लिए कोई मशीनरी चाहिए हो और वो ना इंडिया में अवेलेबल हो और ना ही आप वो इंपोर्ट कर पाए तो कोई क्या ही प्रोडक्शन कर पाएगा। इवन दो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस को हटाने का काम लेट 1980s में शुरू हो गया था, पर इन रिफॉर्म्स को रियल पुश ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सर की गवर्नमेंट के अंडर मिला, जिन रिफॉर्म्स को हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे बड़ा स्टेप जो इंडिया को लिबरलाइज करने का लिया गया वो था एंड ऑफ लाइसेंस राज। इससे पहले किसी भी प्राइवेट कंपनी को कुछ भी प्रोड्यूस करना होता था या फैक्ट्री सेटअप करनी होती थी तो हर चीज के लिए उनको लाइसेंस चाहिए होता था, जो मिलना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था, जिसके वजह से कंट्री की प्रोडक्टिविटी कभी बढ़ी नहीं पाती थी। इसके अलावा इंडिया ने गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन भी लिया ताकि गवर्नमेंट उनको सेल करके रेवेन्यू भी कमा सके और प्राइवेटाइजेशन के बाद वो कंपनीज अपनी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करें, जो अधिकतर देखा गया है कि गवर्नमेंट कंपनीज अचीव नहीं कर पाती। पर इंडिया आज भी उस रिफॉर्म को पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। पर गुड न्यूज यह है कि करंट गवर्नमेंट भी इस रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने की शायद पूरी कोशिश कर रही है। और ग्लोबलाइजेशन के वजह से इंडिया को दुनिया के साथ बिजनेस करने के लिए ओपन कर दिया गया ताकि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सेस इंडियन कंपनीज को मिले और उसको यूज करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और दुनिया को अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच पाएं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब इंफोसिस जैसी कंपनीज को बाहर से आराम से कंप्यूटर मिलना शुरू हो गए तो उनको यूज करके उन्होंने आईटी सर्विसेज पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करी। बड़ी बड़ी बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ पाई और उन्होंने यहां फैक्ट्री सेटअप करके कंट्री की जीडीपी यानी प्रोडक्शन भी बढ़ाई और इंडियंस के लिए जॉब्स भी क्रिएट करी। आप में से कई लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो भी गिनाते हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। पर जिस दिन आप लोग ये समझ जाएंगे कि कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को मेजर करने का वन ऑफ द बेस्ट वे कंट्री की जीडीपी या प्रोडक्शन को मेजर करना है, तब आप
इन नेगेटिव साइड इफेक्ट्स को भूल के कंट्री की जीडीपी बढ़ाने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और टैक्स रिफॉर्म्स के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया में अपने आप हो रहा था, जिसको कई लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से भी जानते हैं। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी इंडिया की डिपेंडेंस रेशियो। इस रेशियो के हिसाब से 0 से 14 इयर्स के बच्चे और 65 ईयर्स से ऊपर के लोगों को डिपेंडेंट मान लिया जाता है और 15 से 64 के एज के लोगों को वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है। आज ये रेशियो इंडिया में 48% चल रही है। इसका मतलब अगर 100 लोग वर्किंग एज में हैं तो 48 लोग उन पे डिपेंडेंट हैं। ये रेशियो 1965 में अपने पीक पे थी जो थी 81% और वहां से गिरते गिरते 1990 में 71%, 2010 में 54% और आज ये रेशियो 50% से भी नीचे चल रही है। यानी इंडिया में परसेंटेज वाइज वर्किंग एज में जो लोग हैं वो आज मैक्सिमम है और वर्किंग पॉपुलेशन जितनी ज्यादा हो उतना वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं और जीडीपी बढ़ा पाते हैं। चाहे उनमें से कुछ ही लोगों के पास काम हो और चाहे वो जीडीपी में छोटा कंट्रीब्यूशन ही करते हो, पर वो कुछ तो जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प भी करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। अब ये सारी चीजों ने इंडिया को लास्ट 42 इयर्स में इतने सारे ग्लोबल रिसेशन से कैसे बचाया वो समझते हैं, पर उससे पहले इन रिफॉर्म्स का इंडियन जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके कुछ एग्जांपल्स पे नजर डालते हैं। इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो 1991 में 0.4% ऑफ इंडियन जीडीपी थी, आज उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 8 to 9% है। यानी जीडीपी तो हर साल बढ़ी रही थी पर आईटी इंडस्ट्री उससे भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। और उन रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज आईटी इंडस्ट्री के टोटल $227 बिलियन के रेवेन्यू में से 79% रेवेन्यू बाहर से यानी एक्सपोर्ट से आता है। याद रखिए, इतनी बड़ी अचीवमेंट सिर्फ एक छोटे से रिफॉर्म से हो पाई कि कंपनीज को बाहर से कंप्यूटर इंपोर्ट करना अलाउ कर दिया गया। इन रिफॉर्म्स के वजह से ही प्राइवेट बैंक्स को इंडिया में बैंकिंग करने का लाइसेंस मिल पाया और यही वजह है कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे बैंक ट्रिमेंडस सक्सेस अचीव कर पाए और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर पाए। सिर्फ यही नहीं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 80s और 90s के रिफॉर्म्स के बाद शुरुआत में बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर पाई और फाइनली उसको यूज करके आज सिर्फ इंडिया में ही वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल्स नहीं बेच रही हैं बल्कि पूरी दुनिया में आज व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर पा रही हैं। आज का डेटा यह कहता है कि 24% ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं और इन्हीं रिफॉर्म्स के वजह से बाहर की ऑटोमोबाइल कंपनीज भी इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाई और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट कर पाई और टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्हीं रिफॉर्म्स के वजह से एंटर कर पाए। और यही रीजन है कि आज इंडिया में 110-120 करोड़ फोन कनेक्शन है। एवरेज कंजम्पशन ऑफ डेटा पर यूजर में भी हम डेवलप कंट्रीज के बराबर आ गए हैं और हमारे इंटरनेट यूसेज के प्राइसेस भी वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड हैं। मेरे एज के लोगों को शायद ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि एक नया फोन कनेक्शन लेना या फोन खराब हो जाए तो उसको ठीक कराना कितना डिफिकल्ट होता था प्राइवेट प्लेयर्स के एंटर करने से पहले। पर टेलीकॉम इंडस्ट्री की खुद की ग्रोथ तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है ही, पर उसके वजह से और कितनी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई या फास्ट ग्रो कर पाई उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। बैंकिंग रिवॉल्यूशन, सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन, एडटेक रिवॉल्यूशन, और मैं तो ये कहूंगा कि आप सबका कोई भी बिजनेस हो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब इस टेलीकॉम रिवॉल्यूशन की ही देन है और ये इंडिया के एक डिसीजन ऑफ लिबरलाइजेशन से हुआ। तो जब 1991 में ये सारी इंडस्ट्रीज को लिबरलाइज किया गया और बहुत नेचुरल सी बात है कि उसके बाद के रिफॉर्म्स ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा, पर इन रिफॉर्म्स के वजह से आज तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज इतना फास्ट ग्रो कर रही हैं कि जो भी रिसेशन दुनिया में आते हैं वो इंडिया में ग्रोथ को स्लो तो कर पाते हैं पर इंडिया में रिसेशन नहीं आ पाता। इसके अलावा
क्योंकि हर साल वर्किंग एज की पॉपुलेशन इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर इकोनॉमी के कुछ हिस्से स्लो भी हो जाते हैं तो ये नई बढ़ती वर्कफोर्स जीडीपी को थोड़ा और बढ़ा देती है। पर हम सब इंडियंस के लिए यह मानना भी जरूरी है कि 80s और 90s के रिफॉर्म्स की कितनी भी बड़ी अचीवमेंट्स रही हों, पर प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज में हम अभी भी पीछे रह गए हैं और मैन्युफैक्चरिंग में भी हम उतना अचीव नहीं कर पाए जो चाइना जैसी कंट्रीज अचीव कर पाई। पर मोदी गवर्नमेंट भी इन दोनों ही चीजों में काफी रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रही है, जो हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पर इस पूरी वीडियो से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए कि इंडिया में यह क्वेश्चन कि रिसेशन आने वाला है या नहीं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन आपका यह होना चाहिए कि क्या इंडिया की ग्रोथ बहुत स्लो होने वाली है और क्या उसके वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है या गिरने वाली है। तो इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में आंसर करने के लिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई वीडियो में।